नादिर खान अभी भी खोया हुआ था। कुछ पलों के बाद उसने कहा, इतना तो तय है कि ये स्क्रिप्ट ताहिरा खानम की है। संपत्ति का ब्यौरा सामने आने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। अपनी बेटी के जरिए उसने सरफराज साहब को कंट्रोल किया। फिर और अधिक संपत्ति पाने के लिए इस महिला को 3 बच्चों के साथ आगे लाया गया। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। वैसे साहब गेम मज़ेदार है, आप तो हिम्मत से खेलोगे ना। नादिर खान जैसे भरोसेमंद दोस्त का साथ हो तो हर खेल खेला जा सकता है। एक छोटे से रेस्टोरेंट में चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, इस तरह की स्क्रिप्ट बड़ी चतुराई से तैयार की जाती है, लेकिन हमारा काम होता है कि उनमें कमियां ढूंढना और वहां हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को फेल करना होता है। उदाहरण के लिए, पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद मैं इस महिला से जो प्रश्न पूछूंगा वे कुछ इस प्रकार होंगे। नंबर 1, इम्तियाज साहब की मौत की खबर हुमा खातून को कब और कैसे मिली? हुमा खातून को इम्तियाज अहमद के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने इस मौत की पुष्टि के लिए किसी से मुलाकात क्यों नहीं की? नंबर 2, इम्तियाज साहब की गुपचुप शादी के बारे में कोई नहीं जानता था और उनकी बीवी बच्चे हैं, तो उन्हें रामजी साहब के फ्लैट में रहने की क्या ज़रूरत थी, या उन्होंने रामजी साहब के फर्जी नाम से फ्लैट क्यों खरीदा? संपत्ति के बंटवारे के वक्त ही हुमा खातून को अपने पति की याद क्यों आई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिस फ्लैट में रह रही है वह कितने समय से है। यह फ्लैट कब खरीदा या किराए पर लिया गया था? इम्तियाज साहब के बच्चे किन किन स्कूलों में पढ़ते हैं और कब से, और पितृत्व पेटी में उनका नाम क्या है आदि। लेकिन नादिर खान चुप हो गया। कोई समझदार पुलिस अधिकारी ही सोच सकता था। जब वह चुप हुआ तो मैंने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जबकि उन्होंने कहा, कार्यक्रम को बदलना होगा। क्या किया? हुमा खातून को पुलिस स्टेशन बुलाना उचित नहीं होगा क्योंकि मुकाबला ताहिरा खानम जैसी खतरनाक महिला से है। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, जाहिर है ताहिरा खानम को इन सवालों का विवरण पता होगा और वह अपनी पटकथा की खामियों को दूर करेगी, जबकि हम इन सवालों को अदालत में उठा सकते हैं और एक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं सहमत। तब कही, मुझे एक बात बताओ, आपको यकीन है कि ये कहानी ताहिरा खानम द्वारा व्यवस्थित की गई है? बहुत ऊंचा कभी कभी बुरी तरह से नीचे लाता है। ताहिरा खानम ने मेरा अपमान किया था, जिसका मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन मैंने उसकी स्थिति और अधिकार का भी सम्मान किया। मुझे पता है, इसलिए कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ठोस आधार पर किया गया। मैं हर कदम सावधानी से उठाऊंगा। ठीक है, उठो, उसने पूछा और मैं सहमत हो गया। मुझे घर छोड़ दो, मैं वर्दी पहनूंगा और थाने जाऊंगा। नादिर खान को उनके घर छोड़कर वापस आने पर मेरा मन हुमा खातून के बारे में भ्रमित हो गया था। मैं उनके व्यक्तित्व पर विचार कर रहा था। यह महिला बहुत ही आकर्षक थी। क्या पापा सच में उससे शादी कर सकते हैं? पापा उनसे कैसे प्रभावित हो सकते थे? अगर सिर्फ खूबसूरती की बात होती तो मेरे मम्मा भी कम आकर्षक नहीं थे, और फिर पापा ने निखत आरा जैसी सबसे खूबसूरत महिला को उनके अच्छे स्वभाव की वजह से नज़रअंदाज कर दिया था। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि हुमा खातून से हमारी मुलाकात काफ़ी सनसनीखेज रही। वैसे तो पाकिस्तान आने के बाद से ही सारे हालात सनसनीखेज थे। पापा पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो खुद यहाँ आते रहे और ऐसा लगता है जैसे वो चाहते थे कि हम जीते जी भी पाकिस्तान न आएं। क्या ये हुमा खातून की वजह से था? फिर एक और सनसनीखेज खैर रात शुरू हुई। टेबल हमेशा की तरह सेट थी। बहुत से भोजन पकाए गए थे। आमतौर पर मेज पर बहुत से खाद्य पदार्थ होते थे। उस समय बिरयानी, नरगसी कोफ्ते, कढ़ाई भी मिलती थी। जब हम सब मेज पर बैठे तो हमें एक अजीब अप्रिय गंध महसूस हुई। पहले थे ताया अबू चुनके। वे खाने के बर्तन सूंघने लगे और सबके हाथ रुक गए। अबू क्या बात है? हीरा ने पूछा तो ताया अबू ने कहा, अजीब सी गंध आ रही है। अफशा दीदी, क्या आप देखती हैं कि किसी भी खाने से गंध नहीं आती? मम्मा ने भी खाने के बर्तन सूंघे और फिर बोली, नहीं मुमताज़ भाई, ये सब व्यंजन ठीक हैं। क्या महक मुझ तक आ रही है या आप लोगों को भी महसूस होती है? ताया अबू के इस कमरे में दाखिल होते ही महक महसूस हुई। मैंने कहा था, हाँ, ये बदबू आ रही है। सुल्ताना भी बोली और सब इधर उधर देखने लगे।
इतने में हमीदा कुछ खाने का सामान लेकर आ गई और ताया अबू ने कहा, हमीदा, क्या तुम्हें कुछ सूंघ रहा है? जी श्रीमान। क्या कमरे की साफ सफाई अच्छी है? कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया? पूरा कमरा साफ है, आप खुद देखिए, कमरे में ऐसा कुछ नहीं है। कल सारा सामान हटा दें और कमरे को सौंफ से धो लें। सुल्ताना और हीरा तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ साहब, हमीदा ने कहा। सब लोग खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ व्यर्थ था। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात थी। दनिया एक सभ्य लड़की थी। हमारे मामा ने उसे सभी शिष्टाचारों से कम कर दिया था, लेकिन उस समय उसने बनाया एक अजीब सी चाल। उसने बिरयानी की थाली में बिरयानी इस तरह उड़ेल दी कि चावल थाली से नीचे गिरने लगे। फिर दानिया बड़ी बेरहमी से खाने लगी। किसी और ने शायद गौर न किया हो, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। ये चावल इतने थे कि दानिया 4 वक्त के खाने में भी इतने चावल नहीं खा सकती थी। मैं उसकी डाइट जानता था, लेकिन दानिया ने बड़े आराम से थाली खाली कर दी। फिर दानिया ने थाली में 4 बहुत बड़े नरसीसी कोफ्ते रखे। मैंने निकाला। अब और लोग भी दानिया की ओर मुड़ी, लेकिन किसी के दिल में कोई विचार नहीं आया। हालांकि मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सका। दानिया धू कर जल रही थी। उसने कम से कम 6 लोगों का खाना खाया था। उन्होंने अपना भोजन लगभग समाप्त कर लिया था, लेकिन वह दूसरों से परेशान हुए बिना खाने में व्यस्त थी। कढ़ाई की पूरी थाली खाकर उसने फिर से बिरयानी की थाली अपनी ओर सरका दी और माँ अवाक न रह सकी। क्या बात है बेटी, भूख लग रही है क्या? दानिया मानो नींद से चौंक उठा। उसने थाली थामते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है।